हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। पहले वाली वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अपना लॉ ऑफ एजेंसी और म्यूचुअल टेस्ट ऑफ एजेंसी क्या होता है और एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एजेंसी क्या होता है। इसके क्वेश्चन की बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हिट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में स्ट्राइक करता है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ एजेंसी में, वो हम पढ़ने जा रहे हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले वाला टॉपिक हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ एजेंसी। क्रिएशन ऑफ एजेंसी का दोस्तों मतलब हुआ कि एजेंसी कैसे क्रिएट की जा सकती है। एजेंसी क्रिएट करने के हमारे पास 3 वेज हैं। सबसे पहला एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ कि आपने बाय वर्ड या आपने रिटर्न एग्रीमेंट करके एक्सप्रेसली करके एक एजेंसी क्रिएट करी। एक प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो आपने क्रिएट करना था वो आपने बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट किया, दैट इज एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट। एजेंसी बाय इम्प्लाइड एग्रीमेंट मतलब कि आपने एक्सप्रेसली नहीं किया या आपने आपके कंडक्ट से या आपके व्यवहार से वो एजेंसी क्रिएट हो रही है। अब इसके अंदर 3 सब पॉइंट्स हैं हमारे पास दोस्तों। पहला पॉइंट है एजेंसी बाय एस्टॉपल। एक एक करके फिर डिस्कस करेंगे, पहले इसको रीड करते हैं। पहला पॉइंट है एजेंसी बाय एस्टॉपल। दूसरा एजेंसी क्रिएट की जा सकती है एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। तीसरी क्रिएट की जा सकती है एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब दोस्तों बात आती है एजेंसी बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल का मतलब दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, एक बार इसको रिपीट करते हैं यहाँ पर। एस्टॉपल का मतलब होता है कि जो एक्ट मैंने किया बाद में मैं उससे मुकर नहीं सकता। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इस एजेंसी बाय एस्टॉपल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर मैंने मिस्टर ए को ये बोला कि मैं मिस्टर एन का एजेंट हूँ और ये जो बात मैंने बोली वो मिस्टर ए के प्रेजेंस में बोली। अगर मैंने उनके प्रेजेंस में बोली और उसके बाद उन्होंने उस पर कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, ना उन्होंने ये बोला कि नहीं मैं एजेंट नहीं हूँ, ना उन्होंने उस पर कोई सहमति दी, बट वो चुप रहे, तो इसका मतलब हुआ कि उन्होंने इस तरीके से उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। बाद में वो ये नहीं कर सकते कि मैं उनका एजेंट नहीं था। तो दैट इज नोन एज एजेंसी बाय एस्टॉपल। जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन की प्रेजेंस में किसी और पर्सन को ये बोलते हो कि मैं उसका एजेंट हूँ और जिस पर्सन को बोला जा रहा होता है जिसकी आप उसके एजेंट हो वो आप पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता, तो वहाँ पे एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है लॉ में, दैट इज एजेंसी बाय एस्टॉपल। दूसरा पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। अब दोस्तों एजेंसी बाय होल्डिंग आउट के लिए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे मिस्टर ए ने अपने सर्वेंट को मिस्टर बी के पास भेजा और बी को बोला कि आप इसको गुड्स दे दो उधार पे, मैं इसकी पेमेंट बाद में करूँगा। सर्वेंट बी के पास गया गुड्स लेने के लिए, उससे उसने गुड्स लिए और वो गुड्स लाके ए को दे दिए और ए ने सब्सिक्वेंटली उसकी पेमेंट बी को कर दी। उसके बाद ए और उसके नौकर, उसके सर्वेंट में अगर कोई मनमुटाव हो गया या उसको नौकरी से निकाल दिया गया या उसने खुद से नौकरी छोड़ दी, लेकिन ये बात मिस्टर बी को नहीं पता थी और जो सर्वेंट था वो सर्वेंट बी के पास गया और उससे स्टॉक या उससे कोई गुड्स उधार पे खरीद लाया और गुड्स ले आया उधार पे। अब वो उधार पे अगर ले आया तो उस केस के अंदर और वो गुड्स उसने ए को नहीं दिए और वो गुड्स लेके चला गया या भाग गया, तो इस केस के अंदर लॉ ये कहता है कि जो मिस्टर बी है उसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है, उसको उसकी अमाउंट की पेमेंट जो गुड्स उसने दिए हैं उसकी पेमेंट उसको मिलनी चाहिए। तो इस केस के अंदर एजेंसी बाय होल्डिंग आउट बनता है। मिस्टर ए जो है वो लायबल रहेंगे मिस्टर बी को पे करने के। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल हुआ एजेंसी बाय होल्डिंग आउट का। अब दोस्तों तीसरे एजेंसी की बात करते हैं, एजेंसी बाय नेसेसिटी। एजेंसी बाय नेसेसिटी के लिए एक एग्जाम्पल हम समझते हैं। अगर
मिस्टर ए ने एक कंसाइनमेंट दिया ट्रक वाले को कि ये फल की टोकरी है, ये जो फ्रूट्स हैं ये आप ले जाओ और मुंबई में जाके डिलीवर कर देना मेरे वेयर हाउस पे या मेरे गोडाउन में। अब बीच में हाईवे पर ट्रक जा रहा था, उसके बाद बीच में ट्रक ड्राइवर को ये पता लगा फ्रूट्स को देखकर कि वो फ्रूट्स जो हैं वो ख़राब हो रहे हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, जाम लगा हुआ था, उसकी वजह से वो मुंबई अगर फ्रूट्स पहुँचेंगे तो भी वो ख़राब हो जाएंगे। उस टाइम पे ट्रक ड्राइवर का कम्युनिकेशन मिस्टर ए के साथ मालिक से नहीं हो पाया, तो उसने खुद ही अपनी जजमेंट लगाते हुए वो जो फ्रूट्स थे वो बेच दिए और जो प्राइस उनको मिला वो प्राइस आके उसने मिस्टर ए को दे दिया। इस केस में क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, वो ऐसे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस थे कि वहाँ पे आप अगर उसको ना करते, फ्रूट्स को ना बेचते तो लॉस हो सकता था। तो उस लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक एजेंसी क्रिएट की गई है। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल आया आपका एजेंसी बाय नेसेसिटी का। तो ये 3 एजेंसीज हम क्रिएट करते हैं बाय एन इम्प्लाइड एग्रीमेंट। तो पहला क्या आया दोस्तों, एजेंसी बाय एस्टॉपल, दूसरा आया एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, थर्ड आया एजेंसी बाय नेसेसिटी। अब दोस्तों इसके बाद एक और एजेंसी क्रिएट होती है, दैट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। अब एजेंसी बाय रेटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ, अगर आज के टाइम में मैंने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने किसी पर्टिकुलर पर्सन को एजेंट नहीं बनाया और वो कोई पर्टिकुलर उसने कोई एक्शन ऐसा किया जो उस एक्शन को बाद में मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने उसको रेटिफाई कर लिया कि हाँ ये मेरा ही एजेंट था, मैंने ही इसको अथॉरिटी दी थी इसको बेचने की या किसी पर्टिकुलर बिजनेस ट्रांजैक्शन में एंटर करने की जिससे मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो वो एक एजेंसी क्रिएट हो जाती है बाय रेटिफिकेशन। तो दोस्तों ये आया किस तरीके से एजेंसी क्रिएट हो सकती है। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो है वो है हमारा ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट, कि एजेंट की ड्यूटीज क्या क्या हैं, एजेंट को क्या क्या काम करना है। पहले ड्यूटीज देखते हैं, टू फॉलो प्रिंसिपल डायरेक्शन। इसका मतलब कि प्रिंसिपल जैसा जैसा कहेगा वैसा वैसा एजेंट को करना पड़ेगा, उसको प्रिंसिपल की डायरेक्शन को फॉलो करना है, अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना उसमें। सेकंड आया टू कैरी ऑन द वर्क विद रीजनेबल स्किल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो काम प्रिंसिपल ने एजेंट को सौंपा है वो काम उसको विद रीजनेबल स्किल, प्रॉपर स्किल से, जो स्किल्स उसके पास हैं उसको यूज़ करते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए उसको वो चीज़ पूरी करनी पड़ेगी, ये उसकी ड्यूटी है। तीसरे पॉइंट आया दोस्तों यहाँ पे, टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। उसको हर एक बात अपनी उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अपने प्रिंसिपल को बतानी है, अपने प्रिंसिपल से डिस्कस करनी है। चौथा पॉइंट दोस्तों, not to make any secret profit out of his agency without the knowledge and the consent। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब बनता है वो एक ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो लॉ उसमें ये कहता है कि आपको कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट, कोई भी ऐसा प्रॉफिट नहीं कमाना चोरी छुपे जो कि प्रिंसिपल को ना पता हो और उसकी मर्जी के खिलाफ हो। हाँ, आपका एक अधिकार है कि आप रेम्युनरेशन ले सकते हो, लेकिन कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट आप नहीं कमा सकते आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पांचवा पॉइंट, रेंडर प्रॉपर एंड ट्रू अकाउंट्स टू प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को पूरा लेखा जोखा, पूरा चिट्ठा आपके अकाउंट्स का, जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसमें कितना अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस आप इनकर कर रहे हो, सारे अकाउंट्स प्रॉपरली आपको बनाने हैं और बना के प्रिंसिपल को देने हैं। तो ये एक आपकी इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है। फिर दोस्तों इसके बाद हमारी एक ड्यूटी लास्ट आती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एजेंसी, जब आप प्रिंसिपल एजेंट, जब आप एजेंट हो किसी के और आपने कोई इन्फॉर्मेशन उसके कॉन्ट्रैक्ट में उससे ली,
उस इंफॉर्मेशन को आपको अपने तक ही रखना है, कहीं डिस्क्लोज नहीं करना, प्लस आपको उसको प्रिंसिपल के अगेंस्ट उस इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करना। तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट आप उसको मिसयूज नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये आई आपकी ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट। अब ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट के बाद दोस्तों अगर हम बात करें आगे, तो हमारे पास आता है कि क्या क्या राइट्स हैं एजेंट के। क्वेश्चन जो एग्जाम में आपको आएगा, ये जनरली मोस्ट हिट क्वेश्चंस में है, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड द राइट्स ऑफ द एजेंट। तो आपने पहले अपनी ड्यूटीज बतानी है, उसके बाद आपको राइट्स ऑफ एन एजेंट की बात करनी है। अब राइट्स ऑफ एन एजेंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें राइट आता है राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन दोस्तों क्या होता है, अगर आपके पास कोई गुड्स पड़े हैं अपने प्रिंसिपल के, जिनके पास आपके पास अथॉरिटी है कि आप उनको बेच सकते हो, बट उस केस में अगर आपको एक प्रिंसिपल जो है आपकी पेमेंट नहीं कर रहा, आपके रेम्यूनरेशन नहीं दे रहा प्रॉपरली, तो उस केस में आप उन गुड्स को लियन एक्सरसाइज कर सकते हो, उन गुड्स को अपने पास रख सकते हो जब तक कि आपकी लॉफुल पेमेंट प्रिंसिपल ना दे। तो ये आपका राइट है, लॉ ने आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। आपका ये राइट है कि आप अपने मेहनताना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसमें जो रेम्यूनरेशन है वो आप रिसीव कर सकें, किससे? प्रिंसिपल से। तो दैट इज राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं राइट्स में, राइट्स टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। जैसे कि दोस्तों हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो लायबल होता है वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो प्रिंसिपल लायबल होगा किसके? थर्ड पार्टी को। एजेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। अगर कल के टाइम में एजेंट को कोई भी अगर कोई क्लेम आया या उसको किसी तरीके से कोई हरास किया गया तो उसको इंडेमनीफाई दोस्तों करने का उसका राइट है। प्रिंसिपल उसको इंडेमनीफाई करेगा अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट, उसका बचाव करेगा प्रिंसिपल, क्योंकि प्रिंसिपल के बिहाफ पे एजेंट ने वर्क किया था। चौथा पॉइंट देखते हैं, राइट टू कॉम्पनसेट। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी निभाते टाइम, एग्जीक्यूट करते टाइम अगर उसको कोई लॉस हो जाता है या उसको कोई किसी तरीके की इनकन्वीनियंस होती है तो उसको कॉम्पनसेट कौन करेगा? प्रिंसिपल। तो दोस्तों लॉ ने उसको राइट दिया है कि राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। लास्ट राइट देखते हैं, राइट टू रिटेन आउट ऑफ द सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। दोस्तों प्रिंसिपल के बिहाफ पे जो अमाउंट उसने रिसीव किया थर्ड पार्टी से, उस अमाउंट में से जो भी उसकी कमीशन बनती है, जो भी उसकी रेम्यूनरेशन बनती है, जो भी खर्चा उसने किया है अपना प्रिंसिपल के बिहाफ पे, वो सब अमाउंट वो काटने के लिए लीगली वैलिड है। वो अमाउंट वो काट सकता है, वो अमाउंट वो रख सकता है और बाकी अमाउंट वो सारा का सारा प्रिंसिपल को वापस कर देगा। तो दोस्तों ये हमने बात कर दी राइट्स ऑफ एन एजेंट की। अब दोस्तों इसमें हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है, वो टॉपिक हमें पढ़ना है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। तो दोस्तों टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी का क्या मतलब हुआ कि जो एजेंसी हमने बनाई है, जो प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आपका बना है, उसको हम कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों ख़त्म करने के हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं। पहले आता है बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज। बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज का मतलब क्या हुआ कि पार्टीज की वजह से, पार्टीज खुद से उसको टर्मिनेट कर रही है। दूसरा आता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ मीन्स कि लॉ की वजह से, लॉ में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, कुछ ऐसा सीक्वेंस हुआ है जिससे वो एजेंसी जो है आपकी टर्मिनेट हो रही है। तब दोस्तों बाय एक्ट ऑफ द पार्टीज में पहला पॉइंट पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट था, अगर आप म्यूचुअली उसको टर्मिनेट करना चाहें तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको कैंसिल किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल ये नहीं चाहता कि मुझे अपना एजेंट इसको फर्दर अपॉइंट करना है, किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में उसको एज एन एजेंट रिप्रेजेंट करवाना है, तो वो उसको रिवोक कर सकता है। तो दैट इज रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल।
फिर थर्ड पॉइंट आया रिवोकेशन बाय एजेंट। रिवोकेशन बाय एजेंट में दोस्तों कि जब एजेंट भी अगर चाहे, वो अगर ये कहना चाहे कि मुझे आगे इसको रिप्रेजेंट नहीं करना इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को, तो वो उसको रिवोक कर सकता है। तो ये वाला आया आपका बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज में 3 पॉइंट। पहला पॉइंट दोस्तों एग्रीमेंट, म्यूचुअली अगर आप चाहें तो प्रिंसिपल और एजेंट दोनों उस एग्रीमेंट को खत्म कर सकते हैं लॉ में। दूसरा पॉइंट आया रिवोकेशन बाय प्रिंसिपल। प्रिंसिपल अगर चाहता है तो वो नोटिस देके रिवोक कर देगा उस एग्रीमेंट को। थर्ड पॉइंट आया रिवोकेशन बाय एजेंट। एजेंट भी उस कॉरस्पॉन्डिंगली उसको रिवोक कर सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर ऑपरेशन ऑफ लॉ में जिस टाइम पे हमने प्रिंसिपल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, जब वो पर्टिकुलर पर्पस जिसके लिए आपने एंटर किया अगर वो कंप्लीट हो गया, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो गई, तो उस केस के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों आता है ऑन कंप्लीशन और परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, अगर हमने प्रिंसिपल एजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनाया फॉर द लिमिटेड टाइम कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप हमारे एजेंट रहेंगे और इतने टाइम के बाद आप हमारे एजेंट खत्म हो जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है खत्म हो जाएगा, तो उतना टाइम पीरियड फुलफिल होने के बाद, उतना टाइम पीरियड पूरा होने के बाद वो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो सेकंड पॉइंट दोस्तों क्या आया, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टाइम। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, डेथ एंड इंसैनिटी। अगर प्रिंसिपल या एजेंट में से कोई भी पर्सन की डेथ हो जाती है या इनसेन हो जाते हैं, मींस मेंटल कैपेसिटी, मेंटल उनके इतनी कैपेसिटी नहीं रहती कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर पाएँ, उस केस के अंदर वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो टर्मिनेट हो जाता है। सिमिलरली प्रिंसिपल में अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उस केस के अंदर इंसॉल्वेंसी, किसी की भी इंसॉल्वेंसी आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को टर्मिनेट कर देगी। उसके बाद दोस्तों पांचवा पॉइंट आया डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में दोस्तों क्या बात बोलता है लॉ, जिस पर्टिकुलर पर्पस के लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था आपके साथ, आपको अपना एजेंट अपॉइंट किया था, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, वो पर्टिकुलर पर्पस ही खत्म हो गया, वो आगे फुलफिल ही नहीं हो पा रहा, तो उस केस में डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर में आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। जैसे कि अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एजेंट अपना अपॉइंट किया था एक बिल्डिंग को सेल करने के लिए, अर्थक्वेक आया और वो बिल्डिंग पूरी की पूरी जो थी वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो है वो भी ऑटोमेटिकली आपका टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों पॉइंट आता है प्रिंसिपल बिकम्स एलियन एनिमी। अब किसी कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपका जो प्रिंसिपल है या जो एजेंट है दोनों जिस कंट्री के हैं, अगर वो एलियन एनिमी बन जाए, अगर वो दुश्मन बन जाए, तो उस केस के अंदर आपस में अगर वो दुश्मन बन जाते हैं तो उस केस के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता है दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, ट्रस्ट पे बेस्ड होता है। तो दोस्तों ये आया आपका टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, किस किस तरीके से हम एजेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने अपना कवर किया क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एजेंट की, क्या क्या राइट्स ऑफ एन एजेंट होता है, किस तरीके से हम एजेंसी को अपॉइंट करते हैं, किस तरीके से हम टर्मिनेट कर सकते हैं एजेंसी को। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो डू वॉच दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।